अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम शफ़क़त अब्बास मिनाज। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका ताल्लुक़ चैप्टर नंबर 4 से है और टॉपिक का टाइटल है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पर आता हूँ। डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम रिक्वायर्ड पॉइंट टू द पॉइंट एट इन्फिनिटी। यानी किसी बॉडी को किसी मुकाम पर जहाँ पर उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, इन्फिनिटी तक रेज करने में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क उस बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारी अर्थ है, यह इसका सेंटर है। फ़र्ज़ करें कि इस मुकाम पर हम बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो हम बॉडी को इस पॉइंट से लिफ्ट करेंगे टू द पॉइंट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मुराद वो पॉइंट है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा वहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो के बराबर होगी। तो हम निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट। फर्स्ट से मैं इस पॉइंट को आर्बिट्ररी 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पॉइंट 1 से इन्फिनिटी तक बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड लिफ्ट करने में बाय कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क बॉडी की पॉइंट 1 पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in lifting the body from a required point to the point at infinity by keeping the body in equilibrium. So it means absolute potential energy at point 1 potential energy at point P rather is this UP will be equal to amount of work done lifting the body from point P to point at infinity। ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी को किसी मुकाम से जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट से हम इसे रेज कर दें टू अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, तो जितना हमें वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स करना पड़ेगा, वो वर्क उस बॉडी की उस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब अगर हमने अगर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पॉइंट पी पर, तो हमें वर्क फाइंड करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क विल बी डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट पी टू इन्फिनिटी। तो फॉर टेकिंग पॉइंट पी वी टेक इंस्टेड ऑफ टेकिंग पॉइंट पी वी टेक पॉइंट 1। तो इसका मतलब हम पॉइंट 1 पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो हम बॉडी को लिफ्ट करेंगे 1 से इन्फिनिटी तक, और जितना 1 से इन्फिनिटी तक हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि बॉडी को 1 से इन्फिनिटी तक लिफ्ट करने के लिए हमें जो बॉडी पर जो फोर्स लगानी पड़ी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल लगानी पड़ी, क्योंकि हमने बॉडी को लिफ्ट करना है बाय कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। और आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जानते हैं कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ज़ीरो। तो कैसे रिजल्टेंट ज़ीरो होगा भाई? एक तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। अब इसके बिल्कुल अपोजिट उतनी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें और उनका रिजल्टेंट ज़ीरो के बराबर हो। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू इन्फिनिटी, जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी और उसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स उसके अपोजिट ही होगी, तभी तो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होना है।
अब क्योंकि एक से इन्फिनिटी तक लिफ्ट करने में जो हमें फोर्स लगानी पड़ी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट पर एक जैसी होगी? नो। ये हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ताल्लुक है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब पॉइंट 1 क्योंकि अर्थ के सेंटर के ज़्यादा करीब है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट 1 पर ज़्यादा, हमारी अप्लाइड फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा फ्रॉम द अर्थ सेंटर तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, तो हमारी अप्लाइड फोर्स भी कम होती जाएगी। और इन्फिनिटी पर जाके जहाँ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, लिहाजा अप्लाइड फोर्स भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू इन्फिनिटी हम जो वर्क कर रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स से नहीं कर रहे हैं बल्कि एक वेरिएबल फोर्स से कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इसी चैप्टर में एक टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि जो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस तक हमने बॉडी को लिफ्ट किया होता है या जिस डिस्टेंस तक बॉडी को हमने मूव किया होता है उस डिस्टेंस को छोटे छोटे टाइम डिस्टेंस को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। लिहाजा यहाँ पर भी जो हमारा डिस्टेंस है 1 और इन्फिनिटी के दरमियान इसे हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। पहला डिस्प्लेसमेंट इंटरवल 1 और 2 के दरमियान, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इंटरवल 2 और 3 के दरमियान। इस तरह करते जाए तो लास्ट डिस्प्लेसमेंट इंटरवल पॉइंट हम एक डिस्प्लेसमेंट n से n-1 फिर उससे ऊपर आपका n और फाइनली आप इन्फिनिटी को do। तो पहले हम निकालते हैं हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2। फिर हम वर्क निकालेंगे इन द बॉडी फॉर लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम 2 टू 3 और करते जाएंगे और लास्ट हम वर्क निकालेंगे फ्रॉम n-1 टू पॉइंट n। As the work done in lifting the body from 1 to infinity is by a variable force, therefore the work therefore it is calculated by dividing the distance between point 1 and n into small displacement intervals. Okay. The work done in raising the body from point 1 and 2 जो कि आपका पहला डिस्प्लेसमेंट इंटरवल है, इट इज इक्वल टू डेल्टा W1 to 2 equal to gravitational force F dot the displacement delta R, which is equal to F magnitude delta R magnitude into cos of 180. Why angle theta is 180? Sorry, let's write down first of cos of theta. जबकि थीटा एंगल है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंटरवल 1 और 2 के दरमियान, जबकि डिस्प्लेसमेंट इंटरवल फ्रॉम पॉइंट 1 and 2 इज दिस डिस्टेंस, दिस इज डेल्टा आर, जो कि इसके बराबर होगा अगर पॉइंट 1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ r1 है, पॉइंट 2 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज r2, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल डेल्टा आर किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इंटरवल की डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा जो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट इंटरवल डेल्टा आर और
force F which is equal to 180. Hence delta W1 to 2 is equal to F into delta R cos of 180. Cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो we will write down delta W equals to delta W1 to 2. Delta W from 1 to 2 is equal to minus F delta R, where delta R from diagram किसके बराबर है? डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1. तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, पहले इंटरवल में वर्क माइनस F इंटू R2 माइनस. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. 1. जबकि F जो थी ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना तो ये फोर्स को हम पॉइंट 1 पर लेते हैं, ना भी इस फोर्स को पॉइंट 2 पर लेते हैं. इस फोर्स को हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, वेयर F इज द एवरेज वैल्यू, वेयर F इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स की एवरेज वैल्यू कहाँ पर होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की एवरेज वैल्यू ना तो पॉइंट 1 पर होगी, ना ये वैल्यू पॉइंट 2 पर होगी, बल्कि किस पॉइंट पर होगी? एट द मिड पॉइंट ऑफ 1 and 2. इस मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ सेंटर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r. What I said, that gravitational force F, which is the average value of the force, neither it is at point 1 nor it is at point 2, but it is at the point which is lying midway 1 and 2. अब मिडवे जो पॉइंट 1 और 2 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ सेंटर, ना तो वो R1 है ना वो R2 है, उस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r ले रहा हूँ, और ये स्मॉल r R1 और R2 की एवरेज वैल्यू के इक्वल होगा. वेयर F इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द वैल्यू एट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल. अब इसमें इस वैल्यू को लिखता हूँ. मिड पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? मिड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इंटरवल, मिड पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इंटरवल से अर्थ सेंटर O तक कितना होगा? दैट इज एवरेज ऑफ R1 एंड R2. और दो क्वांटिटीज़ की एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालते हो? उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हो, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2. तो ग्रेविटेशनल फोर्स फिर क्या होगी? Fg विल बी इक्वल, F इज इक्वल टू G टाइम्स स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. तो फिर हम R स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू पुट करके फिर एवरेज वैल्यू निकालेंगे. तो R स्क्वायर कैसे निकालेंगे? R का स्क्वायर लो. तो वेयर R स्क्वायर किसके बराबर होगा? वेयर R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2 का होल स्क्वायर. इस स्क्वायर को खोलें तो आ जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 हो गया. एज R2 माइनस R1 किसके बराबर है? डेल्टा R के. तो R2 की वैल्यू निकालें. R2 विल बी इक्वल टू डेल्टा R प्लस R1, और ये R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें. व्हाट विल गेट R2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें. व्हाट विल गेट? R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R प्लस R1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और R1 प्लस R1 2R1. R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. इसका स्क्वायर खोल दो. 4R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस 4R1 डेल्टा R डिवाइडेड बाई 4. ये R स्क्वायर आ गया. अब हर जो न्यूमरेटर की हर क्वांटिटी 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड कर दो, तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर
प्लस डेल्टा आर स्क्वेयर बाई 4, 4 से डिवाइड किया तो 4 गेट कैंसिल, प्लस R1 डेल्टा आर. As delta r is very small, delta r is very small, therefore delta r square by 4 will be very small, and can be neglected. देखिए दो कोई क्वांटिटी अगर फ्रैक्शनली स्मॉल होगी ना तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा. जैसे 0.2 का मैं स्क्वायर लिखूं, 0.2 का स्क्वायर लिखूं, 0.2 का स्क्वायर लिखूं तो वो 0.4 होता है, 0.04 होता है. तो ये और कम हो गया. जैसे यानी अगर मैं कोई क्वांटिटी फ्रैक्शनली स्मॉल होगी तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, लिहाजा उसके स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा. लिहाजा वो क्वांटिटी इस सम में जो 3 टर्म का सम है वो उसमें कोई अहमियत नहीं रखती, उनसे इग्नोर कर सकते हैं. तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया? देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर. अब यहाँ पर डेल्टा आर की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर दें तो व्हाट इज डेल्टा आर? R2 माइनस R1, देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा आर की वैल्यू आ गई R2 माइनस R1, खोल दें, आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वेयर गेट कैंसल, आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू R1 R2. ये आई एवरेज. तो therefore what will be the average value of the gravitational force? Hence the average value of the gravitational force is equal to G times small m capital M R square की जगह क्या आ गया? R1 R2. Hence the work done, therefore the work done over the first interval delta W from 1 to 2 कितना हो जाएगा? माइनस the gravitational force is G times small m capital M by R1 R2. डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी? R2 माइनस R1. हैंस डेल्टा W फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल टू माइनस G टाइम्स स्मॉल m कैपिटल M. अब हर टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है R1 R2 से 1 बाई R1 R2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर R1 R2 को R2 से मल्टीप्लाई किया तो R2 R2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया? 1 ओवर R1, और 1 ओवर R1 R2 को R1 से मल्टीप्लाई किया, R1 कैंसिल हो गया, 1 बाई R2. और सिमिलरली इसको अगर मैं लिखूं वर्क सिमिलरली द वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू माइनस G टाइम स्मॉल m कैपिटल M 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3. डेल्टा W फ्रॉम 3 to 4 is equal to minus G times small m capital M 1 over R3 minus 1 over R4, or we keep on doing so. Work done from n minus 1 to point n will be equal to minus G times small m capital M 1 over R n minus 1 minus 1 over R n. Total work done, there were total work done from point 1 to n, इन तमाम का सम होगा, that is delta W1 to 2 plus delta W2 to 3 on delta W from n minus 1 to point n. इसे सिंप्लीफाई करें, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इन तमाम जो डेल्टा डब्ल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं. देखिए तमाम डेल्टा डब्ल्यूज़ की वैल्यू पुट करें तो इनमें एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो क्या? माइनस G टाइम स्मॉल m कैपिटल M. इसको थ्रू आउट हम पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं. तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to n विल बी इक्वल टू माइनस G टाइम स्मॉल m कैपिटल M
अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r3 माइनस 1/r4 प्लस सो ऑन 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। इसे खोलो तो हर पिछली टर्म अगली टर्म से r1 r2 r2 r3 r3 r1 r1 r2 ये कैंसिल आउट हो गई, ये अगली टर्म कैंसिल होगी, ये पीछे से कैंसिल हो जाएगी और वी गेट इन द सम ओनली टू टर्म, पहली और लास्ट टर्म रह जाएगी। डेल्टा w1 to n इज इक्वल टू माइनस g टाइम स्मॉल m कैपिटल M 1/r1 माइनस 1/rn। अब इसको हम इस्तेमाल करें, अगर हमने एब्सोल्यूट पेंजिलर्जी पॉइंट 1 पर निकालनी है तो हमें इसे लिफ्ट करना पड़ेगा टू इन्फिनिटी। तो हम तो ये वर्क निकालें 1 to n, तो अगर हम n को कहाँ पर ले जाएं, इफ़ n इज टेकन एट infinity, then Rn will be equal to infinite, and reciprocal of infinite is always equal to 1. Therefore 1/Rn, which is equal to 1/infinity, will be equal to 0. Hence work done from 1 to infinity is equal to minus g times small m capital M 1/R1 minus 1/infinity, and anything divided by infinity is always 0. Hence work done from 1 to infinity is equal to minus g times small m capital M 1/R1. Now यहाँ से हम बात करते हैं, जनरलाइज करते हैं। अब क्योंकि पॉइंट 1 आर्बिट्ररी पॉइंट था, हम इसकी जगह अब तो that by definition work done from 1 to infinity is absolute potential energy at point 1. So the above expression can be generalized. Above expression can be generalized for any point P at a distance small r from Earth center, as u as a function of r is equal to minus g times small m capital M by small r। ये है। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें ऑन अर्थ सरफेस, इस वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेंजिलर्जी ऑन अर्थ सरफेस, if P lies on Earth surface, then small r will be equal to Earth radius. Hence absolute टेंजिलर्जी on Earth surface is minus g times small m capital M by। This is our topic, which is quite tedious one, लेकिन ये the most difficult topic in this chapter is this, which I have tried to explain thoroughly. That's all.